74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा लगातार नेशनल वॉइस पर जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस की तरफ से विनोद जी ने कहा था कि एक बार फिर से संबोधन के नाम पर, लंबे चौड़े इनफैक्ट संबोधन के नाम पर जनता के हाथ में संतोष जी जुमला थमा दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि फैक्ट्स की बात होती है, क्रॉस चेकिंग की बात होती है, लेकिन जो बड़े दावे किए जाते हैं उनकी सच्चाई को किस तरीके से भापा जाए? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब, क्योंकि आज का दिन भाजपा और कांग्रेस का भी है, कि इनको भी देना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के जो शारदानंद सिंह साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया कि न नेता है, न नियत है, न नीति है। विनोद जी, इस तरह का आरोप जब आपकी पार्टी पे लगाया जाता है कि नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है, तो इसका जवाब सीधे सीधे आप लोग क्यों नहीं देते हैं कि क्यों आखिर एक नेता सामने क्यों नहीं खड़ा होता जो कांग्रेस का अध्यक्ष, जो अगली पीढ़ी, जो अगले 10 साल 15 वर्षों तक कांग्रेस के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तय कर पाए? इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे डिफेंसिव हो जाते हैं आप। विनोद जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। राहुल गांधी जी जिस समय की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं सीधे उस पर बात करता हूं, बड़ी साफगोई से, जिम्मेदारी से। देखिए, जब कुछ प्रदेशों में चुनावी परिणाम हमारे सामने नहीं आए, तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राहुल गांधी जी ने प्रस्ताव रखा अपने इस्तीफे का। उसमें सारे वरिष्ठ जनों को, आप सबको मालूम है, ये किया कि पार्टी चुन ले और हम तैयार, बड़े मुखर तरीके से कहा, जिसका आप लोग आरोप लगाते थे कि यही होगा, कोई नहीं आया। फिर पार्टी तो चलनी थी, आप ही की तरफ से आवाज आई। लेकिन विनोद जी, राहुल गांधी ने उस समय कहा था, मुझे याद है, संसद का सत्र चल रहा था, मैं भी मौजूद था, ऑफ कैमरा भी उन्होंने कहा था, बाद में ऑन कैमरा भी उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी की कमान नहीं संभालेगा, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बन गई, आज भी है वो। जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, उनकी व्यक्तिगत इच्छा यही थी, इसीलिए आपके सामने सार्वजनिक तौर से उन्होंने ये बात की, लेकिन नहीं कोई तैयार हुआ, तो पार्टी तो चलनी थी ना, देश को नेतृत्व देना ही था, वो भी उस समय में जब प्रधानमंत्री झूठ और जुमले की बौछार किए जा रहे, तो देश को एक शारदानंद जी, प्रधानमंत्री जी जुमले की बौछार करते हैं या कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं? अंतरिम अध्यक्ष सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी जुमले की बौछार करते हैं। और देखिए, हमारी एक नियत है पारेख जी, सिर्फ एक नियत है, जन सेवा हमारा मूल मंत्र है। गांधी जी विचारों पर शारदानंद जी, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? शोषित वंचित व्यक्ति तक, शारदानंद जी आवाज आ रही मेरी आप तक? उसके लिए खड़े रहे, तैयार रहे, ये हमारा एकमात्र ध्येय है। शारदानंद जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमले की बौछार करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रति भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायी नहीं है कि कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लेकिन विपक्ष है शारदानंद जी, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप कैसे जवाब नहीं देंगे? वो आपके प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, वो आपके गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। क्या देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का जवाब देना सत्ताधारी पार्टी का काम नहीं है? देश में किसी जन सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। कि जब आपका और हमारा लोकतांत्रिक चर्चा हो रहा हो, तो भाई जब जिसको मौका मिले वो बोले, हम लोग एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। बोलिए शारदानंद जी। लेकिन आपके प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने त्याग पत्र दिया, सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। सोनिया गांधी जी त्याग पत्र देंगी, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। गांधी परिवार, आपको मालूम है क्या, आपको फोन किया था, कैसी क्या जिम्मेदारी से बात करते हैं, बन जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? आपका नरेंद्र मोदी का ज्ञान लेके आए क्या? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री उनका ज्ञान लेकर चलेंगे, वो देश के आदर्श नेता है, उनके साथ हम चलेंगे, पूरी देश की जनता उनके साथ चलती है। आपके नेता के साथ आपके 10 जिलों में चलते, अभी देख लीजिए राजस्थान माफ करिए, ऐसे ज्ञान से बचाइए, भारत को बदनाम मत करिए, भारत को कलंकित करने का काम मत करिए, भारत की आचार परंपरा हिंदू सभा को कलंकित करने का काम मत करिए। बंद करिए ठेकेदारी, बंद करिए चिट्ठीबाजी, बंद करिए ये बेकार की बहसबाजी। सिर्फ झूठ, सिर्फ अनैतिकता, सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, आम आदमियों पर केवल वोट के रूप में इस्तेमाल करने का काम, नफरत, देखिए शारदानंद जी, विनोद सिंह जी, शारदानंद जी, एक बड़ी बात है, भाजपा की एक बड़ी बात ये होती है कि भाजपा को ये नहीं पता होता, भाजपा के नेताओं को, कि उनका अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की भविष्यवाणी हर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता के पास होती है। इनको यही तो इनकी समस्या है, इनको फोन करके बात हो जाती है। ऐसा है कि आप लोग देखिए, मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक पद्धति में जब डिबेट हो रहा है तो डिबेट स्वस्थ हो। मैं जब बोल रहा हूँ तो कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए, और जब वो बोल रहे थे तो मैं एक शब्द भी नहीं बोला। किया जाएगा, आपके साथ दिक्कत है, आप झूठों की बौछार कर देते हैं। झूठ से शुरू होकर मैं अभी तक नहीं बोला, विदेशी नागरिक होने के बाद एक बड़े झूठे बाज को
बचाने के लिए दूसरा झूठाबाज खड़ा हो आप जाएगा। समझ लीजिए कि एक ये गलत न्यूज़ है। चैनल पर बाकी आप बोलिए। देश के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इतना गंभीर आरोप लगाया सोनिया गांधी जी पर कि वो राजीव गांधी जी के समय में विदेशी आतंकवादियों को पैसा देती थी और उनका यहाँ पर अपने देश में मुखबिरी का काम करती थी। वो आपके प्रधानमंत्री पर भी तो आरोप लगाया, आपके गृह मंत्री पर आरोप लगाया, नहीं लगाया? आप हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री पर स्वामी जी ने क्या आरोप लगाया आपके प्रधानमंत्री? वो आपके गृह मंत्री पर? सर्वाधिक चर्चा में है। नहीं, सर्वाधिक चर्चा ये कौन तय करेगा? आप पर आरोप उनके क्यों लगाया? आप कई उसको ऐसे स्वीकार बात है। करेंगे, आप उसको सही मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। मानेंगे? के साथ उन्होंने तो बताया उन्होंने तो कहा कि आपका कोई योगदान नहीं रहा देश के निर्माण में, सुब्रमण्यम स्वामी ने। हमारे- नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं रहा, अमित शाह का कोई योगदान नहीं इसीलिए रहा। जनता ने आपको आप नकार मानेंगे? करके हम लोग नहीं, को सपोर्ट सुब्रमण्यम किया। स्वामी का आरोप है। इसीलिए ये जनता ने सुब्रमण्यम आपको स्वामी का आरोप है, आपके सपोर्ट प्रिय किया। संसद का आरोप और आगे है, भी सोचते आप रहेंगे। पर ऊपर आरोप इसीलिए है, मैं ठीक आपके बताता हूँ, अरुण शौरी का आपके ऊपर आरोप है, आपके लालकृष्ण अडवाणी जी इसीलिए का आप आपके ऊपर आरोप यही है, आप लोग की समझ आपके मुरली मनोहर जोशी जी का आपके ऊपर आरोप है, आपके यशवंत सिन्हा जी का आपके ऊपर आरोप है। कैसे बात करते हैं आप? और इसी के साथ ठीक है। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता काम करते हैं कि हम लोग को गुलामी के साथ जीना है। विनोद जी, जब आप ये कहते हैं, विनोद जी, आप मानसिक गुलामी विनोद जी, के जब आप ये शिकार हैं। कहते हैं आप कि भारतीय जब जनता आपके पार्टी के का लोग राष्ट्रीय मानसिक अध्यक्ष रूप नहीं से था गुलाम और हैं। जब राहुल गांधी द्वारा झूठबाजी इस्तीफा और दे दिया गया जुमलेबाजी था के शिकार तब भी हैं। पार्टी चल रही थी, लेकिन जब आपका पार्टी के अंदर ही आपके अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, बिना नेतृत्व के, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक लंबे दौर तक आपने पार्टी को चलाया है, भरोसा नहीं है, आप कैसे दरकार कर सकते हैं जनता से कि आपकी पार्टी पे भरोसा करे? पूरी तरीके से असंतुष्ट आप जरूर नजर आए, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है संबोधन में, शायद उस पर आपकी सहमति बने, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं है। उस पर आप आता शादी को हूं, लेकर आता जिस हूं। तरीके से कहीं ना कहीं महिलाओं को आपत्ति होती है कि अब शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपने पांव पर कई महिलाएं नहीं खड़ी हो पाती, कई जिम्मेदारियां उन पर होती है। ऐसे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र पर भी फैसला लिया जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको कम से कम आप पॉजिटिवली लेते हैं? देखिए, मैंने शुरू में कह दिया, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, मुखर रूप से सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उत्तर प्रदेश की ही हालात में होती है। 3 दिन पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या घटना हुई, वो मेधावी छात्रा, वो बिटिया जो यूएस से आई थी और सरकार के पैसे द्वारा वहां पर शिक्षा अध्ययन कर रही थी, उसके उज्जवल भविष्य का क्या हुआ? ये जमी वास्तविक स्थिति है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे कैसे सुरक्षित रहेंगे जब देश में एक स्पष्ट नीति रहेगी, कानून व्यवस्था का राज रहेगा, बेटियों को उचित सम्मान विनोद जी, उस मिलेगा। पर भी मैं आज बात उत्तर करूंगी, लेकिन प्रदेश की- सवाल फिलहाल उत्तर मैंने प्रदेश लड़कियों की पुलिस, शादी की उसके उम्र को साथ जो लेकर किया है। दुर्घटना हुई है, वही आप उस स्वीकार पर जवाब करने की दीजिए, क्या स्थिति उससे में आप नहीं है। संतुष्ट हैं कम से कम कि ये एक अच्छा मैं कथनी पहल हो और सकता है, करनी ये एक में- अच्छी इनिशिएट हो सकता है? देखिए, कथनी जब तक तभी वास्तविक स्थिति बदलेगी जब कथनी और करनी में एक रूपता होगी। आप मौका यहाँ देने के लिए एकरूपता तैयार तो नहीं है। बिल्कुल 70 सालों दिखाई तक दे आपने रही भी है। देश पर राज मौका किया, पिछले कम से 6 कम मौका सालों तो से दीजिए। दिया जा रहा है। संतोष जी, जिस मैं तरीके कह से रहा हूं, लगातार एक सवाल मुद्दे खड़े पर, कर रहे हैं, पिछले आप 6 जब सालों सवाल पर उनसे एक किया गया दिन के लड़कियों की नारे कम शादी पर की उम्र को कथनी लेकर, तो और उन्होंने करनी कानून में व्यवस्था पर एकरूपता आई हो उसको तो मैं टाल चुनौती दिया। देता हूं, ऐसे कहे, में किसी को मौका ही ना सिर्फ देना जुमलेबाजी कितना और ज्यादा झूठ जस्टिफाइड है यहाँ पर? काम देखिए, चलाया बिल्कुल जा रहा है। अरेंद्र जी, और ये देश के लोगों एक राजनीति, एक नई तरह की राजनीति हो गई है कि मुद्दों से आप बचिए। अगर आप सवाल पूछेंगे किसी एक चीज के बारे में तो जवाब दूसरी चीज के बारे में आएगा। आप देखिए, अभी जिस तरह से कांग्रेस के नेता आलोचना कर रहे थे सरकार, प्रधानमंत्री के भाषण की, क्या एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो अच्छी थी, जिसकी तारीफ की जा सकती, कम से कम आज के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है? दूसरी तरफ भाजपा की तरफ देखिए कि भाजपा को यह कहना कि हम जवाबदेह नहीं है, कैसे जवाबदेह नहीं है? वो तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लंबे समय तक उन्होंने राज किया है, लोकसभा में आपके बाद नंबर 2 पार्टी है। आज भी आपको राज्यसभा में कई विधेयक पास करवाने पड़ते हैं तो कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ता है। राज्यसभा में कांग्रेस के अड़ने की वजह से कई विधेयक, कई बिल पास नहीं हो पा रहे, तो जवाब तो देना पड़ेगा। और ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, अगर 4-5 सांसद वाली भी पार्टी है तो भी सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन ये भी जवाबदेही से बचते हुए नजर आते हैं। मुद्दा जो है वो निकलकर सीधा सीधा यही है कि आज जो प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, आजादी के वर्षगांठ पे लाल किले की प्राचीर से दिया, क्या उसमें ऐसी चीजें हैं जो भारत आने वाले 1 या 2 सालों में हम कुछ अचीव करेंगे? जाहिर सी बात है कि भाजपा के प्रवक्ता को इस बात पे फोकस करना चाहिए, ठोस तथ्यों के साथ फोकस करना चाहिए। और कांग्रेस अगर आलोचना करे तो कुछ तो ऐसी चीज होगी, 1-2 चीज जो अच्छी चीज हो, जिसको लेकर वो भी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति है और नए दौर की राजनीति है जिसमें सरकार का जो दायित्व, अब सरकार के प्रवक्ताओं का काम सिर्फ इतना रह गया कि कांग्रेस को घेरो, जो उनकी दुखती नब्ज है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, गांधी परिवार को लेकर, उसको घेरने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस तथ्यों पे घेरने की बजाय वो भी, चाहे प्रधानमंत्री पे जुमले वाली बात कहना ही हो, गृह मंत्री पे आरोप लगाना हो, उस तरह से हमले करती है। तो एक नई तरह की राजनीति है। लेकिन चर्चा निश्चित तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर हो रही है। उपाध्याय जी, एक बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ये मोदी 2.0 जो कहा जाता है,
इसमें जो उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर हो, चाहे तमाम तीन जो तलाक का भी उपलब्धियां अपना बड़ा सुरक्षा को मुद्दा लेकर रहता है। हो, क्या इस तरह की चीजें बन रही है जिसका फायदा आने वाले दिनों में भाजपा राज्यों में उठा सकती है, राज्यों के विधानसभा चुनावों में उठा सकती है? अभी बिहार का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी दृष्टिकोण से राजनीति स्तर पर कोई इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लेकिन देखिए साहसिक फैसला था और भी सबने उसको भी सराहा भी। और देखिए मौका कोई ये नहीं है कि भी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को देती है, जनता मौका देती है। मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में रही तो वो भी जनता ने चुन के और जनता ने ही मौका दिया था। आज माननीय मोदी जी को या बीजेपी को मौका दिया है तो कांग्रेस ने नहीं दिया, वो जनता ने दिया है। और देखिए हर उसमें कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम एक पहलू को देखते हैं कि भी कांग्रेस है, कांग्रेस को भी ठीक है आलोचना करने का हक है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कहीं एप्रिसिएट करने का भी हक है। लेकिन उससे अलग हटके मैंने अभी देखा कि जैसे राम मंदिर का हुआ तो बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने भी दीप जलाए, पूजा पाठ भी किया। तो वो एक नई तरीके की राजनीति एक्चुअली उसमें होनी चाहिए। और देखिए भाषण में दौर था जब राम मंदिर का जो ताला खोला था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने याद भी किया उसको। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली में। तो अच्छी चीज़ों को एक्चुअली में अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे भाषण हैं, भाषण में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भी उन्होंने कहा अभी तक हम रॉ मटेरियल बेचते थे और जब रॉ मटेरियल बेचेंगे तो भाई यहाँ कहाँ से रोजगार पैदा होगा, तो शायद उस पर रोक लगे और भाई यहाँ से हम एक उत्पाद बनाएं और उसको अगर मार्केट में बेचें तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इकोनॉमी में भी सुधार होगा और देश की कहीं आर्थिक प्रगति में भी योगदान रहेगा। और दूसरा मैं अपनी बात पूरी कर दूं, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई रेल का रोड से कनेक्ट नहीं है। यानी योजनाएं जैसे आप देखेंगे थल सेना, नौसेना, वायुसेना सब अपना अलग अलग काम करते, कोऑर्डिनेशन नहीं होता था कहीं भी। तो एक सीडीएस का पद आने से क्या हुआ कि भी तीनों में कोऑर्डिनेशन हो गया कि भी तीनों को एक सम्मिलित धारा में एक्चुअल बह के चलना है। अब वो कितना अमल उस पर होता है, देखिए रेल का रोड से कनेक्ट नहीं है, रोड का अभी एयर से कनेक्ट नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर अभी काम करने की ज़रूरत है। अगर वो हो जाता है, अब देखा नहीं कि एक सड़क बनती है दूसरे दिन वो आता है उसे खोद के अपना एक उसे खराब कर देता है। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में हैं और सिस्टम में जो खामियां हैं इनको दूर करेंगे तो हम एक अच्छी प्रगति की तरफ जा सकते हैं। देखिए शुभकामनाएं मेरी तो रहती हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की हर योजना अच्छी थी, कोई योजना ऐसी नहीं थी। भी स्मार्ट सिटी थे, स्मार्ट सिटी भी गाँव गोद लेने की योजना भी अच्छी थी। भी कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा भी बहुत अच्छा था जिसमें सत्ता भी मिली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना है। जो आखिरी व्यक्ति है, मैं लास्ट में फिर यही कहूँगा, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है और बेरोजगार रोजगार मांगता है। ठीक है अजय जी, अपनी बात रखें। चलिए अच्छी बात है उपाध्याय जी, आपने इसको जो है कहा कि आत्मनिर्भर भारत की बात को आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की बात हो रही थी, जो उसका प्रोडक्शन होगा, वो बात हमने रखी थी। देखिए पूरी जो चर्चा है उसके अंदर हर मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात करें या कोविड की बात करें या हम एक कोऑर्डिनेशन की बात करें। कोऑर्डिनेशन मतलब वही कि जब ठीक है एक राष्ट्र, एक देश बना और लोग विलय हुआ, आपस में सब कुछ रहा, अब उनको एकजुट किया जा रहा है। वन नेशन की जैसे मैं बात कर रहा था, वन नेशन, वन हेल्थ कार्ड, वन राशन कार्ड या वन इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, एकजुटता की बात हो रही है, उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने बात कही, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब जम्मू कश्मीर में चुनावों की बात उन्होंने लाल किले के प्राचीर से आज कही है कि वहाँ का भी मुख्यमंत्री होगा, वहाँ के भी विधायक होंगे, वहाँ के भी अपना एक तंत्र होगा, जो सिस्टम होगा, जो काम करेगा, वो आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कि उन्होंने एक जो है हिंट दे दिया वहाँ होगा। और मनोज सिन्हा की जो वहाँ पर नियुक्ति है वो इसी बात का को कहती है। दूसरा उन्होंने लद्दाख की बात की है कि लद्दाख की जो वर्षों पुरानी जो मांग थी उसको हमने पूरा कर दिया। लद्दाख के माध्यम से वहाँ पर जो है अब दुनिया विकास देखेगी, लद्दाख में किस तरह का विकास हो रहा है और आने वाले समय में होगा। तो जो जम्मू कश्मीर की बात है या लद्दाख की बात है वो भी उन्होंने कही है वहाँ से। और जो अभी बात की कि चाहे 3 तलाक का मसला हो या धारा 370 हो या राम मंदिर निर्माण की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में लिखा हुआ था, उनको करना था, उन्होंने करके दिया है। इसका फ़ायदा आने वाले चुनावों में मिलेगा कि ये वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है, उन्होंने कर दिया। चाहे इसके लिए उन्होंने जो देश का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको जो है एक तेज़ी से एग्जीक्यूट किया कि भाई इसका फैसला आ जाए, जल्दी से इस तरफ या उस तरफ आ जाए।
उन्होंने इस पर जो है, तो मैं इसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में कितना फायदा मिलेगा वो भी चर्चा का विषय रहेगा। बिहार में चुनाव है, उसके बाद 5 राज्यों में और चुनाव है, यानी कि जो चुनाव तो होते रहते हैं हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में, और हर स्टेटमेंट को या हर बात को किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी एंगल से चुनाव से जोड़ के देखा जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बिल्कुल अजय जी, चुनाव में कितना फायदा होगा अब ये अलग बात है, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। उपाध्याय जी आपसे भी आपको भी समय दूंगी, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम जो दावे हैं धरातल पर उसकी सच्चाई कितनी जल्दी देखने को मिलती है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा नेशनल वॉइस पर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा लगातार जारी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे और उसको लेकर सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं। उपाध्याय जी ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाहते थे, आपके पास आऊंगे, लेकिन जरूरी मेरा इस वक्त शारदानंद जी के पास जाना है, उनसे जवाब लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार सर सवाल उठ रहे हैं। दावे अच्छे अच्छे किए जाते हैं ऊंचे ऊंचे मंचों से, जिस प्रतिघोष के साथ दावे होते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी सच्चाई बिल्कुल उलट नजर आती है। लेकिन इस बार जो अभिभाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देश को संबोधित किया, क्या वाकई आने वाले समय में और कितनी जल्दी धरातल पर उनको सच होते हुए देखा जा सकता है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जितने भी बात कहे हैं वो हर क्षेत्र को छूने वाले हैं। उन्होंने किसानों के लिए कहा, किसानों के लिए मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकलौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देने का काम किया। दूसरा, सस्ते ब्याज दर पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण मुहैया कराया। तीसरा, पूरे भारतवर्ष में क्रय केंद्र खुलवा करके किसानों की पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा खरीद करने का काम किया और उनको लाभकारी मूल्य उनके खाते तक पहुंचाने का काम किया। ट्रांजैक्शन टोटल खाते में हो रहा है, कोई बिचौलिया नहीं। चौथा, प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड को उन्होंने लॉन्च किया और आज उससे देश के करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अगला लक्ष्य जो रखा गया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग उर्वरक से हट करके अब अपने खाद का प्रयोग करेंगे, जो रासायनिक खाद नहीं बल्कि जैविक खाद होगा, जिससे हमारा जमीन, हमारे फसल से हमारे खाने और खाने से हमारे स्वास्थ्य को उत्तम लाभ मिलेगा। दूसरा, उन्होंने युवाओं को लेकर के बात कही, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर एनसीसी कैडेट कोरों को बेहतर ट्रेनिंग देना, उस ट्रेनिंग से उनको बेहतर रोजगार देना, साथ ही स्किल डेवलपमेंट करना, जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसको वो अवसर प्रदान करना, यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। तीसरा, उन्होंने देश की सरहद की बात कही कि हमारे देश की सारी सीमाएं सुरक्षित है और जो जिस भाषा में जैसा भी जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में हम समझाए हैं और हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित है। हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था हो या बाह्य व्यवस्था हो, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दोनों व्यवस्थाएं बेहतर और सुदृढ़ है। हमारे देश के किसान, हमारे देश का गांव, हमारे देश का गरीब, हमारे देश का नौजवान धीरे धीरे उन्नति के पथ पर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए वो चिंतन करती है, योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए इसके लिए वो नीतियां बना करके और डायरेक्ट लाभ देती है जो सीधा खाते में जाए, बिचौलिया मुक्त। मैं भारतीय जनता पार्टी के आज माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश की बहनों को एक जो शादी का डेट था, तो शादी का जो उम्र का तय करना था, तो वो अब उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम होगा। अब वो कौन सा नीति लाएंगे, किस हिसाब से कौन सा कार्य करेंगे, ये वो जानते होंगे कि निश्चित रूप से उनको स्वावलंबी बनाने से लेकर के आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर के हर चीज को ध्यान में रखते हुए नीति बनाएंगे, जिससे कि देश की महिलाएं भी हर तरह से सशक्त और सुदृढ़ हो। जी शारदा, हमारे देश का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था जी, जो एकदम बीमारू हो गया, उसको पटरी पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहली सरकार से लेकर के आज तक नए नए नियमों को बना करके, नई नई नीतियों को बना करके आगे लाई है। गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर देना, जितने भी सब्सिडियां हैं जनधन खाते के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाना, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस लॉकडाउन के अंतर्गत जितने भी मनरेगा से रोजगार दिए गए वो अभूतपूर्व हैं।
सबको काम देना, सबको भोजन मुहैया कराना, यहाँ तक कि एक राशन कार्ड बनवाना कि यह राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का नागरिक अगर लेकर के महाराष्ट्र जाए तो महाराष्ट्र में भी उसे राशन मिल जाए, महाराष्ट्र का नागरिक उत्तर प्रदेश आए तो उसे भी वहां राशन मिल जाए। ये सब दूरदर्शी सोच का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हम लोगों ने जितने भी चीज मैनिफेस्टो में लिखे हैं अक्षरशः उसका पालन किया, उसको हमने पूरा किया और उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता हम लोगों को उसी के साथ फिर बहुमत के साथ चुनेगी। ठीक है शारदा नंद जी। इस बीच पूजा जी लगातार बनी हुई राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे जानना चाहूंगी, जब भी कोई बड़ा दावा होता है, खासतौर पर मैनिफेस्टो की बात भी कर रहे थे शारदा नंद जी की, जो भी दावा किया गया पूरा किया गया, फिर राम मंदिर का ही मुद्दा क्यों ना हो, क्यों हर बार इन दावों को, इन फैसलों को राजनीतिक हित से पूजा जी जोड़कर देख लिया जाता है? वाकई अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है, और वाकई जनता को इससे फायदा मिल रहा है तो इसमें बुरा क्या है? क्यों हर बार इसे वोटों की गिनती से नापा जाता है? देखिए रंजना जी, अभी विनोद सिंह जी में जो बोल रहे थे और बीच में इंटरप्ट भी कर रहे थे, और उन्होंने ये भी बोला कि हर बार वोट बैंक की बातें आज आती ही नहीं है। आज वोट की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। आज महापर्व है, हर उस हिंदुस्तानी के लिए जो ईद भी मनाते हैं, जो एक तगड़े के लोग हैं जो होली बनाते हैं, और जो क्रिश्चियन है जो ऐसे उनके लिए भी, जो ईशा मसीह को भी पूछते हैं, तो उन सभी के लिए एक महापर्व है। सबको एकजुट होकर सोचना चाहिए, देश के विषय में सोचना चाहिए, आत्मनिर्भरता के विषय में सोचना चाहिए। वोट बैंक की बातें आज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों इस ओछी राजनीति हो जाती है हर बार कि वोट बैंक की बातें करनी पड़ती है, बार बार नीति की बातें करनी पड़ती है कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, हमने ये बोल दिया तो हमें ये लाभ मिल जाएगा, हमने ये बोल दिया तो। आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर अगर 370 हटाया गया, इसमें क्या बुरा था? 3 तलाक की बात की गई, मैंने योजनाओं की बात की। योजना में मैं खुद एक महिला हूँ, मैं क्यों ना योजना की बात करूं जब मुझे भी ये योजना सीधे रूप से मुझसे जुड़ी है। जब 22 करोड़ जो महिलाएं हैं, जो युवा शक्ति है, वो जुड़ जाती है जनधन योजना से, और जो उज्ज्वला योजना है उसमें माँ, बेटी, बहू, सास ऐसे लोग घर में खाना बनाते हैं और आंखों से आंसू आते थे, आज उनको उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर मिल रहा है। क्यों ना बात करें एक महिला इस योजनाओं के बारे में, जब प्रधानमंत्री खुद इस योजना को लाल किला से संबोध करते हैं और लड़कियों तक, और बोल रहे हैं कि कोयले के खदान में भी लड़कियां काम कर रही हैं, और ऊपर आसमान में भी लड़कियां आज नाम लहरा रही हैं, तो क्यों ना बात की जाए। अब बात विनोद सिंह जी की ये आ जाती है कि वोट बैंक। आज इस महापर्व में वोट बैंक की बात नहीं कीजिए, कोई ना करे। आज प्लीज मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि आज उस ठीक है, व्यक्ति को याद बिल्कुल ये किया जरूरी जाए भी है, क्योंकि जिन्होंने- जश्न आजादी जिन्होंने हम मना रहे हैं, शहादत ऐसे में वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल ना। संतोष जी, जैसा कि पूजा जी कह रही हैं, और ये जरूरी भी है, अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं का वो जिक्र कर रही है, एक बहुत बड़ा तबका भारत के उत्थान में महिलाओं का हमेशा से रहा है, बहुत बड़ा योगदान उनको रहा है, लेकिन जिस तरीके से हर चीज को वोटों की राजनीति से देखा जाता है, कितना असंतुष्टि वाला कारण ही होने वाला है। देखिए, बिल्कुल देश की आधी आबादी है, और बड़े एक दिलचस्प तथ्य मैं बताऊं कि जब 2010 के पहले मैंने कई ऐसे विधानसभा चुनाव कवर किए, उसमें पुरुषों की जो लाइन हुआ करती थी महिला मतदाताओं के मुकाबले लंबी हुआ करती थी। पहली बार मैंने वो नज़ारा देखा 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जब महिलाओं की जो लाइन हुआ करती थी, महिला मतदाताओं की जो लाइन हुआ करती थी, वो पुरुष मतदाताओं से लंबी हुआ करती थी। और उसके बाद लगातार मैं इस चीज़ को देखता रहा, महिला मतदाताओं की जो भागीदारी है चुनाव में, वो लगातार बढ़ती जा रही है रंजन। लेकिन यहाँ मैं एक दिलचस्प तथ्य अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के भाषण की समय अवधि को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि लंबा बोले मनमोहन सिंह। अपने पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में 50 मिनट से ज़्यादा उन्होंने कभी लंबा भाषण नहीं दिया, 1 घंटा कभी उन्होंने पार नहीं किया। इस बार जो है 86 मिनट का भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 86 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोले लाल किले की प्राचीर से। पिछली बार वो 93 मिनट बोले थे, तो 7वीं बार जब वो बोले तो पिछली बार के मुकाबले 7 मिनट कम लंबा भाषण उन्होंने दिया। और अगर हम पूरे उनके 7 बार के भाषणों की तुलना करें, अगर अपने दर्शकों को हम जानकारी दें, तो 2014 में 65 मिनट बोले थे वो लाल किले की प्राचीर से। 2015 में 86 मिनट लंबा भाषण उन्होंने दिया। 2016 में अपना मोदी ने सबसे लंबा भाषण जो दिया था 2016 में दिया था, 94 मिनट वो लगातार बोले थे, यानी 1 घंटा 34 मिनट। 2017 में सबसे छोटा भाषण मोदी ने अपना दिया,
56 मिनट का, 2018 में 82 मिनट उन्होंने भाषण दिया, 2019 पिछले वर्ष की जो मैं बात कर रहा था 93 मिनट तक वो बोलते रहे लाल किले की प्राचीर से, और पिछले बार की तुलना में इस बार 7 मिनट कम यानी 86 मिनट जो है उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। बिल्कुल संतोष जी, जिस तरीके से ड्यूरेशन में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, और यही वजह है कि जनता उन्हें सुनना पसंद करती है, चाहे कितनी भी देर तक वो बोले, जनता का नेता वो कहा जाते हैं। उपाध्याय जी, जिस तरीके से संतोष जी ने कहा कि पिछले कई सालों से वो अपना भाषण देते हैं और कांग्रेस की तरफ से कोई ही ऐसा नेता होगा जिसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा, तो उसके लिए जरूरी होता है उन समस्याओं को समझना भी, उनके बारे में बातचीत करना भी और जनता से कनेक्ट स्थापित करना भी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता से कनेक्ट, और जहाँ तक मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं जनता के साथ कनेक्ट करती है, और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि भी एक बम्पर बहुमत के साथ भी सरकार को भी एक समर्थन मिलता है। लेकिन देखिए, दो चीज़ें हैं, आप तथ्यात्मक बोलें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये नहीं कि कितना ड्यूरेशन क्या है आपके भाषण का, उस भाषण के अंदर तत्व क्या है, सार क्या है, वो ज़्यादा एक्चुअल में वैल्यूएबल होता है। ये नहीं है कि एक हम भाषण को किसी टाइम के अकॉर्डिंग एक्चुअल माने। अभी हमारी बहन कह रही थी भी उज्ज्वला योजना को हमने भी दे दिया, कोई कहता है कि हमने भी मुफ्त राशन बांट दिया, कोई कह रहा है फ्री बिजली दे रहे हैं, कोई फ्री पानी दे रहे हैं। ये भी गले नहीं उतरता बहन मेरी, ये कटोरा हाथ में थमा देना कोई इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे रोजगार दे दीजिए, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं सिलेंडर भी खरीद लूँगा, अपना इलाज भी करा लूँगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिला लूँगा मैं, और मेरा जीवन स्तर उठेगा और मेरा जीवन स्तर बढ़ेगा, तो मैं कहता हूँ देश भी कहीं समाज प्रगति करेगा और देश भी प्रगति करेगा। शारदानंद जी, यहाँ पर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि दावों के रूप में जनता के हाथ में कटोरा थमा दिया आपकी सरकार ने। वादा किया गया था, अब तो जो समाज की सभी पॉलिटिकल में, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की, कि कोई टीवी बांट रहा है, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई कंप्यूटर बांट रहा है, भाई कुछ मत बांटो। लेकिन क्योंकि केंद्र में शारदानंद जी आपकी सरकार है तो जवाबदेही कहीं ना कहीं आपकी बनती है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। जनता की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को तात्कालिक रूप से किस तरह से दूर किया जाए, यह कार्य करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तत्काल रूप से हम आय को तुरंत के तुरंत उछाल नहीं सकते, लेकिन उनके गरीबी को धीरे धीरे कम करने के लिए हम पैसा कमाएंगे तो सिलेंडर खरीदेंगे, हम पैसा कमाएंगे तो अनाज खरीदेंगे, हम पैसा कमाएंगे तो अपने 2.0 सरकार है, वस्तुएं खरीदेंगे। 2.0 सरकार है, कार्यकाल 2.0 का चल रहा है सर जी। दूसरा कार्यकाल आपकी सरकार का चल रहा है, जनता ने दूसरी बार सत्ता में आपको काबिज किया है और समय भी आपको दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है, जनता ने हम लोगों को समय दिया है, हम लोगों पर भरोसा किया है। ऐसे में आपका ये कहना कि तत्काल किसी चीज को लेकर सवाल खड़े करना जायज नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से 5 साल की सरकार आपकी रही, एक बार फिर से आपको सत्ता की चाबी दी गई है, ऐसे में बार बार इसी चीज को दोहराते रहना कहीं ना कहीं जनता के साथ भी सर छलावा है। बिल्कुल, देखिए जनता के साथ कोई छलावा नहीं है। हम लोगों की सरकार ने जो वादे किए, गरीबी एक दिन का नहीं है, ये दशकों का गरीबी है। आप क्या चाहते हैं कि एक कार्यकाल में निपट जाएगा जो कई कार्यकाल तक नहीं निपटा पाए? लेकिन गरीबी से लड़ने का जो भी फार्मूला है, जिस फार्मूले से गरीबी के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सुखद परिणाम देगा। गरीबी को खत्म करने में एक वक्त लगेगा, लेकिन वो गरीबी न्यूनतम क्या शून्य हो जाएगी। ये वक्त सर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों से कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट नहीं थी, गरीब त्रस्ता, और यही वजह है कि आप पर भरोसा दिखाया गया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में आप वापस से उनसे समय मांग रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दुखदायी है। विनोद जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें और समय की अभी दरकार है। देखिए रंजना जी, संतोष जी, मैं बड़ी साफगोही से बात करता हूं, सभी अनुभवी अच्छा पैनल है। आपके दर्शकों के विवेक पर मैं एक सवाल छोड़ता हूं। 2014 के जब चुनावी भाषण प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे थे, तो प्रत्याशित अप्रत्याशित परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये कहानी गढ़ने की कोशिश की गई कि अभी तक जो भारत में नहीं हुआ वो हो जाएगा, और 1 साल 6 महीने 2 साल में हो जाएगा, 90 दिन में 6 महीने में काला धन वापस आ जाएगा, 15-15 लाख चले जाएंगे, देश में एकदम ऐसा माहौल हो जाएगा कि विश्व गुरु हम बन जाएंगे। आज 6 साल हो गए, ये बैकफुट पर है। मैं यही तो इनके खेल को समझने की कोशिश करिए। मैं सबसे कह रहा हूं, जो भाजपा के पक्षकार है, भाजपा के कार्यकर्ता है या आम देशवासी, पिछले 6 सालों में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है कि घटा है, ये बता दें।
जो सामान्य व्यवस्थाओं में लोग लगे थे उनकी नौकरियां गई हैं कि कम हुई हैं? कौन सा ऐसा वातावरण दिया? 2014 के पहले हमने यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान स्थिर विकास दर की सरकार दी कि नहीं दी? 2008-9 का जो आर्थिक चुनौतियों का वैश्विक दौर था उस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पष्ट नीति, आर्थिक रूप में पारंगत होने की वजह से वो निकल के आए कि नहीं? हार्वर्ड तक उनकी प्रशंसा हुई कि नहीं? आप जब 2014 के पहले आए थे तो आपने नैतिक रूप से ये वायदा किया था, ये झूठे सपने दिखाने का काम किया था और उसका लाभ भी आपको मिले था कि हर एक अंतिम व्यक्ति तक लाखों रुपए हम उनके खाते में बड़े सहज तरीके से पहुंचा देंगे। सरकारों को आरोपित करके संतोष जी, जिस तरीके से 70 वर्षों से कांग्रेस ने राज किया, जनता ने उनको भी समय दिया, अब भारतीय जनता पार्टी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, दोबारा से सत्ता में आई है, अब वो भी समय मांग रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच आपके पास आऊंगी उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी संतोष जी, लेकिन जनता के पास क्या विकल्प बचता है? विनोद जी बोलने का मौका दीजिए, और भी मेहमान है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, बोलने का मौका दीजिए। संतोष जी, बड़ा सवाल यह है कि जनता के पास विकल्प क्या बचता है, और यही वजह कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाती आई है बरसों से। देखिए बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां चूंकि चुनाव लड़ना है और राजनीतिक पार्टियों का एक उद्देश्य ये होता है कि चुनाव लड़े, जीते और सरकार बनाए, सत्ता हासिल करे। एक बड़ी बात है कि देश के गरीब, जैसा कि उपाध्याय जी भी कह रहे थे, 1971 में के जो लोकसभा चुनाव थे, पहली बार ये नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। इंदिरा गांधी नेता थी, प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और उन्होंने पूरे विपक्ष को इस नारे में लपेट दिया था कि विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। और देश की जनता ने बहुत भारी बहुमत से उनको सत्ता तक पहुंचाया था, सरकार बनी, दोबारा से जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और तब से लेकर आज तक जितने भी लोग सत्ता में रहे, देखिए आज की हालत यह है कि कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि वो सत्ता में नहीं रहा। 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीती, 75 में आपातकाल लगा, 75 से 77 तक इमरजेंसी रही, 77 में जो चुनाव हुए, जनता पार्टी के नेता के रूप में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी मंत्री के रूप में शामिल थे। उसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने जो किसान नेता थे। उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी की वापसी हुई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर दोबारा चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो आज हकीकत यह है कि देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी, देश का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा हूं और मैं बैठूंगा तो ये कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जनता के पास कि जनता जाए तो कहां जाए। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता ने जिसको बहुमत दिया वो सरकार चला रहे हैं, जनता ने जिसको रिजेक्ट किया वो विपक्ष में है। और बेहतर यह हो कि दोनों ही दल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो एक साथ मिलजुल कर लोगों की भलाई के लिए काम करे, ताकि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो सही मायनों में साकार हो। बिल्कुल संतोष जी, अब बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए भी क्योंकि जनता ने, जैसे कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हर पार्टी को निरंतर कार्यकाल पर समय दिया है, सत्ता की चाबी दी है, लेकिन बार बार उनसे समय मांगना कहीं ना कहीं धोखा सा उपाध्याय जी प्रतीत होता है यहाँ पर। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तब देखेंगे उनका जो लहजा होता है जनता के प्रति या बात करने का वो अलग होता है, और जब विपक्ष में होते हैं तब बिल्कुल अलग होता है। आप देखेंगे, आप सब किसान की बात करते हैं, भी क्या रीजन है? किसान ने भी बिल्कुल अन्न क्रांति की, सब मानते हैं कि भी हम अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, समर्थन मूल्य की सभी बात करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक है, यानी किसान आज भी परेशान है। जब सभी चिंतित हैं, सभी उसके लिए काम कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने किया, इन सरकारों ने किया, तो फिर क्या कारण है कि वो एक्चुअल में आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है? यानी या तो क्या भी झूठ बोला जा रहा है या कहीं आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखिए, समर्थन मूल्य का जो प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता दूं, आप 2 गुना कर दीजिए, लेकिन 500 कुंटल की पैदावार है, आपने 1 कुंटल 500 रुपये में खरीद लिया और 499 कुंटल वो अभी 200 रुपये जिस भाव में व्यापारी ने खरीदा उस भाव में देने को मजबूर हो जाता है। तो कहना बिल्कुल मैं मानता हूं कि भी एक निरंतर प्रयास इस पर होते रहने चाहिए, लेकिन यथार्थ के धरातल पर दिखने भी चाहिए। यथार्थ के धरातल पर दिख नहीं रहा है कुछ भी हमें, जैसा कि भी पॉलिटिकल पार्टी आपने बताया गरीबी हटाओ, भी कांग्रेस ने कहा और सत्ता भी मिली, लेकिन क्या गरीबी हटी? गरीब आप देखें और गरीब होता चला जा रहा है, पैसे वाले और पैसे वाले होते चले जा रहे हैं। और सत्ता में देखिए, मैं तो कहूँगा राजनीति का भी व्यवसायीकरण हो गया है और अपराधीकरण हो गया है। आज राजनीति भी पैसे के बल पर चलती है और पैसे वालों का बोलबाला है। एक गरीब किसान मजदूर, इसे हम कहते हैं बीपीएल कार्ड धारक को लाल पीला राशन कार्ड थमा देते हैं उसे कि 2 किलो चावल देंगे, 2 किलो गेहूं देंगे। अरे भाई, सत्ता में भागीदारी है दोनों से, सुनिश्चित कर दीजिए उसके लिए कि इतने % टिकट हर पॉलिटिकल पार्टी देगी, वो अपना खुद बना लेगा। आज क्या है, सरकारें बन रही हैं तो वो जो धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले हैं,
वही लोग एक्चुअली फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। और विडंबना देखिए कि सभी पक्ष विपक्षी की बात करते हैं, जब आरटीआई का नाम आता है कि भी जो चंदा आता है जरा बता दीजिए, तो न कांग्रेस बताएगी न बीजेपी न सभी एक हो जाएंगे। वो कहेंगे नहीं हम आरटीआई के दायरे में आएंगे, हम अपने चंदे का सोर्स नहीं बताएंगे, आम आदमी से आप सब कुछ पूछ लेंगे, टैक्स भी वसूल लेंगे जितना करेंगे। तो भी आपकी पारदर्शिता ऐसे ही नहीं आ जाती है, सिर्फ नारे से नहीं बदल जाएगा ये सब कुछ। पहले अपने आप को, गांधी जी ने कहा था कि पहले अपने आप को बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टियों को अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा, अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा, अपने आप में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कहना बहुत अच्छा लगता है, जनता के बीच में सब तू मैं देखता हूँ रोज होती है, लेकिन जहाँ वेतन भत्ते बढ़ाने वाली बात हो, अरे भाई एक मजदूर का भत्ता नहीं बढ़ रहा, उसे तो वो तो भूखों मर रहा है। और आपके मतलब महंगाई बढ़ गई, भत्ते बढ़ गए, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ा लीजिए। शारदानंद जी, सीधे तौर पर आरोप यह है कि तथ्यों की कमी है, पारदर्शिता पूरी तरीके से यहाँ पर जीरो नजर आ रही है। डेफिनेटली हो यही रहा है, जनता नहीं समझ। शारदानंद जी जवाब दीजिए। रंजना जी, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। हम लोगों ने जितना भी कहा, मैनिफेस्टो एक बार देख लीजिएगा, मैनिफेस्टो के आने के बाद हम लोगों ने जितने भी काम 6 वर्ष में कर दिए, 500 साल से पुराने लंबित कार्य आज होते हुए दिख रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा दे करके गरीबों पर जो शोषण अत्याचार किया गया, यह आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। उस गरीबी को न्यूनतम करने के लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम किया है। गरीबों के लिए हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उसको मैं गिना दिया हूं, और उस पर आप लोग समीक्षा भी कर लिए कि कितने कम समय में कितने लोगों तक हम लोगों ने सिलेंडर पहुंचाए, कितने लोगों को हम लोगों ने राशन दिए, कितने लोगों का सिलेंडर दिए ही नहीं भरवाए। इस लॉकडाउन में माताओं बहनों का जो हाथ कमजोर हो गया था, जो इनकम नहीं था, उसमें भी जनधन खाते में 500 रुपए पहुंचाए। शारदानंद एक सवाल ले लीजिए जी। मेरा छोटा सा प्रश्न, आपने कटोरा भाई गैस सिलेंडर बांट दिए, सब कुछ बांट दिया, टिकट क्यों नहीं बांट देते हैं? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने टिकट दिए आपने पिछले चुनाव में? ठीक है, जवाब दीजिए। एक बार आप फिर से दोहरा दीजिए प्रश्न को, आवाज ठीक से नहीं है। आप कह रहे हैं हमने सिलेंडर दिए, बहुत कुछ बांटा, उस गरीब आदमी को आपने सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको लाल पीला राशन कार्ड आप 2 किलो गेहूं देते हैं, कितने लोगों को टिकट दिया आपने? सॉरी सर, आवाज नहीं आ पा रहा। रंजना जी, आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए। कई सवाल ऐसे हैं, और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर आप वितरित करते हैं, उज्ज्वला योजना आप लेकर आए, लेकिन जो गरीब तबका है उसकी भागीदारी कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है। जब टिकट का बंटवारा होता है तब भागीदारी समान देते हैं जी। टिकट बंटवारे को लेकर सर इनका सवाल है। देखिए, टिकट बंटवारा का कार्य पार्टी का कार्य होता है, और हमारा पार्टी लोकतांत्रिक है। किसी दल में, भारतवर्ष के अंदर कोई भी ऐसा दल नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करे। भारतीय जनता पार्टी में हर तबके को सफलता मिलती है, हर तबके ठीक है, चूंकि समय की कमी आप सभी से उपाध्याय जी, शारदानंद जी, समय की कमी है, एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आप सभी से। संतोष जी, जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सहयोगी पार्टियों की है, ऐसे में कुछ और समय देने की क्या जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आत्ममंथन जरूर होना चाहिए। देखिए, इस देश ने जो भी कामयाबी अर्जित की है पिछले 7 दशकों से भी ज़्यादा लंबे समय तक, उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों का योगदान है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं। लेकिन इस देश ने जो भी नाकामियां हासिल की है, जो भी उपलब्धियां वो हासिल नहीं कर पाया, इसके लिए भी वो तमाम राजनीतिक दल जिम्मेदार है जो इस देश की सत्ता में रहे हैं। वक्त यह है कि आज के दिन हम आत्ममंथन करें, तमाम राजनीतिक दल मंथन करें कि आने वाले कुछ वर्षों में ये जो कुछ 2-4 समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो गरीबी की हो, तमाम राजनीतिक दल मिलकर काम करें, तभी भारत एक सही मायनों में एक आर्थिक महाशक्ति और एक सुपर पावर देश बन पाए। बिल्कुल अजय जी, आत्ममंथन की जरूरत है, और शायद तथ्यों के साथ। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज हम जो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा भी है सामरिक नीतियों पर। मैं चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जो हमारा सीमावर्ती देश है, इनके साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है और हम किसी न किसी रूप से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, इसको लेकर एक अग्नि परीक्षा है, विदेश नीति की अग्नि परीक्षा है। दूसरा, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएंगी। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन अपने आप में अजय जी बड़ा सवाल है। विनोद जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। समय लगातार पार्टी मांग रही है, लेकिन जिस तरीके से दावे किए गए हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, वो आप जैसे जिम्मेदार चैनल
निष्पक्ष पत्रकारों से ही संभव है। पिछले 6 साल में लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न लगाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। और आप लोगों की आवाज मुखर रहेगी तभी देश की जनता लोकतांत्रिक देश के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर पाएगी। बिल्कुल, और यही खूबसूरती भी है विनोद जी हमारे देश की कि जहां पर सवाल करने का अधिकार है, जहां पर जनता को अपने हक के बारे में पूछने का अधिकार है और जहां पर सरकार की जवाबदेही के बारे में भी सवाल करने का अधिकार है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरीके से देश भर में जश्न आजादी चल रहा है, जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपको सुनवाया, तमाम बड़ी बातों को विस्तार से आपको बताया और उस पर विश्लेषण भी आपको समझाया। लेकिन ऐसे में जवाबदेही किसकी बनती है? दर्शक बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपको समझना जरूरी है कि आपका भला क्या है और बुरा क्या है। लेकिन जश्न आजादी का ये जश्न नेशनल वॉइस पर आज सारा दिन जारी है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए नेशनल वॉइस।